नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे आपका इंडियन हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे थे भाई? हम पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री, या जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं भारतीय इतिहास। इसी भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे थे? हम इसका कौन सा वाला पार्ट पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, इसी को हिंदी में आप क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। ये हमारी क्लास कौन सी है? क्लास सेकंड है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भारत में यूरोपियों का आगमन हो रहा है, और उसी आगमन की कड़ी में हमने पुर्तगालियों का भारत में आगमन देखा था। पुर्तगालियों का भारत में आगमन का हमने मुख्य कारण क्या देखा था कि पुर्तगालियों का जो भारत के साथ व्यापार था, उस व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अरबों की हुआ करती थी, जिसमें अरबों का एक बिचौलियापन होता था, जिस कारण पुर्तगालियों को भारत से जो मसाले खरीदे जाते थे उसकी लगभग 100 से 150 गुना अधिक कीमत देनी पड़ती थी। समय बढ़ता चला, आगे चल कर के जो पुर्तगाली शासक या जिनके शासन में ये सब चीज़ें होती थी, वहाँ के जो पोप थे, उन्होंने एक आदेश दिया। क्या आदेश दिया? यह आदेश दिया कि पुर्तगाली जो है व्यापार वो भारत के साथ सीधे तौर पर करा जाए, बिचौलियापन हटाया जाए। और इसी क्रम में उन्होंने भारत के साथ व्यापारिक मार्ग की खोज करने के लिए एक फरमान दिया, और उसी आदेश को क्या कहा गया? पापल बुल कहा गया। ये हमने समझा था। इसी पापल बुल के तहत यूरोप से या पुर्तगाल से जो हम कहें 2 यात्री, जिसमें कौन कौन से हैं? एक आप देखेंगे पुर्तगाल से आपका वास्को डी गामा, वहीं यूरोप का दूसरा जो देश है आपका स्पेन, स्पेन से एक आपका कोलंबस। मतलब स्पेन से कोलंबस और पुर्तगाल से वास्को डी गामा, ये दोनों के दोनों भारत के साथ व्यापारिक मार्ग की खोज करने के लिए चल पड़ते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया शुरुआती दौर पर पूरा जितना समुद्री मार्ग था उस पर लगभग अरबों का पूरा अपना हस्तक्षेप था, तो उनकी मर्जी के बिना यहाँ पर कोई भी भारत के साथ सीधा संपर्क इनका होना मुश्किल था। इसीलिए ये लोग भारत के साथ सीधा खोज करने के लिए, रास्ते की खोज करने के लिए चल पड़ते हैं। सर्वप्रथम कोलंबस निकलता है। कोलंबस एक द्वीप पर पहुंचता है जिसको वो इंडीज़ नाम देता है, किंतु वह भारत नहीं होता है। बाद में उसी जगह को वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना गया। आगे चल के पुर्तगाल की तरफ से जो वास्को डी गामा चला था, अपने 90 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद उत्तर माशा द्वीप या केप ऑफ गुड होप में वो पहुंचता है, और वहां पर उसको एक भारत का जो गुजरात है वहां का एक यात्री मिलता है जिसका नाम था अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक के सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह पे 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत की धरती पर अपना कदम रखता है। इसके बाद हमने देखा था कि दूसरा जो आपका पुर्तगाल की तरफ से आया व्यापारिक बेड़े के साथ, उसका नाम था पेड्रो अल्वारेस कैब्रेल। इस बार पेड्रो अल्वारेस कैब्रेल जो अपना 13 व्यापारिक बेड़ों के साथ भारत पे आ रहा है, तो अरबी लोग थे उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया, युद्ध हुआ, और इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि जो अरबी थे वो हार गए थे। फलस्वरूप 1503 में पेड्रो अल्वारेस कैब ने क्या करा, यहाँ पर भारत में पहुँचा, और उसका जो है व्यापारिक संबंध भारत के साथ अच्छे तौर पर बने, और कई प्रकार से व्यापारिक गतिविधियों में आगे चल के कार्यवाही हुई। इसी समय में हमने देखा कि 1503 में पहली व्यापारिक कोठी जो पुर्तगालियों ने बनाई वो कहाँ बनाई? कोचीन में बनाई। फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी, जिसमें हमने मुख्य रूप से जो वायसराय थे पुर्तगाली, उन सब के बारे में हमने समझा। वायसराय के क्रम में हमने सबसे महत्वपूर्ण जो हमने शुरुआती दौर पर देखे वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे।
उसके बाद हमने उनकी महत्वपूर्ण बातें देखी, उनके समय में क्या क्या चीज़ें हुई उन सबको समझा। उसके बाद हमने अल्फांसो डी अल्बुकर्क को समझा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को हम समझ रहे थे और उसी में हमने आपको अंतिम रूप से यह बात बताई थी कि उनके समय पर जो पुर्तगालियों की राजधानी थी वो कहाँ थी, कोचीन थी। और इस कोचीन राजधानी को आगे चल के जो अगला वाइसरॉय आता है पुर्तगालियों की तरफ से, नीनो डी कुन्हा, उसने इस राजधानी को आपका कोचीन से स्थानांतरित कर दिया था, कहाँ, गोवा में। तो आज हम लोग वाइसरॉय या पुर्तगाली जो महत्वपूर्ण हमारे वाइसरॉय हैं उसी के संबंध में नीनो डी कुन्हा को शुरू करेंगे। उम्मीद है आप सभी का यहाँ पर रिवीजन भी हो गया होगा जितना हमने इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ा था। आज हम उससे आगे की कहानी को यहाँ पर शुरू करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे नीनो डी कुन्हा के बारे में। ठीक है, नीनो डी कुन्हा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में कि जो अल्बुकर्क था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद महत्वपूर्ण श्रेणी का जो एक शासक है इसको माना गया। इसका अगर शासनकाल की हम बात करें तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, इसका शासनकाल रहा आपका 1529 से लेकर के 1538 तक। यहाँ तक हमने इसको समझा। एक महत्वपूर्ण बात हमने हाल ही में इसके बारे में समझी, क्या थी कि इसने जो राजधानी थी, राजधानी स्थानांतरित करी थी। ठीक है, आप सभी को मैंने अभी शुरुआत में ही बताया, जो राजधानी थी पुर्तगालियों की उसको इसने स्थानांतरित करी। कहाँ से कहाँ करी, पहले कहाँ थी आपकी, आप सभी को ये बात याद रखनी है। ठीक है, कोचीन को हमने देखा था, तो कोचीन से कहाँ कर दी गई, अब गोवा में कर दी गई। ये बात मैं आपको इससे पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जाए तो ये जो इसने राजधानी कोचीन से गोवा में जो स्थानांतरित करी है ये कब करी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये करी गई थी 1530 ईस्वी में। ठीक है, 1530 ईस्वी में। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम इसके बारे में देखेंगे कि इसने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करे। इसके संबंध में ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं, कुछ एक चीज़ें ही हैं। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। इसके समय पर क्या हुआ था कि जो 1534 वाला समय है, जैसा आप देख रहे हैं कि इसका शासनकाल 1529 से लेकर 1529 से लेकर 1538 के मध्य है। तो इसने क्या करा, जब 1534 ईस्वी वाला समय है तो उस समय मुगल बादशाह था हुमायूं। हुमायूं ने गुजरात का अभियान किया था और उस समय गुजरात का शासक हुआ करता था बहादुर शाह, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर युद्ध चलता है। तो बहादुर शाह क्या होता है, इस समय चित्तौड़ का घेरा डालकर बैठा था और उधर हुमायूं गुजरात के लिए पलायन कर चुका था। बहादुर शाह को पराजित करने के लिए तो यह झगड़ा जो था, ये झगड़ा, इसका सर्वाधिक फायदा किसको हुआ, इस झगड़े का सबसे ज़्यादा फायदा पुर्तगाली वायसराय इसी नीनो डी कुन्हा को हुआ था। अब इसकी अगर हम आगे बात करी जाए तो इसके समय पर कुछ हमें इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं मिलती है, केवल हमें यह बात समझने को मिल जाती है कि इसको इस समय पर क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करे इसने। इसके हम वो देख लेते हैं कि इसने 1534 ईस्वी में, मतलब 1534 ईस्वी में इसने एक बसीन के ऊपर इसने अपना अधिकार हासिल करा। बसीन के ऊपर अधिकार हासिल करा। ठीक है, बसीन के ऊपर इसने अधिकार हासिल करा। आगे बढ़ा जाए तो 1535 में इसने 1535 ईस्वी में इसने, जो आपने दमन द्वीप कई बार सुना होगा, तो इस दमन द्वीप में इसने क्या करा, इसके ऊपर भी इसने अधिकार हासिल करा। दमन का द्वीप आपने सुना होगा, तो द्वीप के ऊपर भी इसने हासिल करा अपना अधिकार। और इसी समय बंगाल का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था महमूद शाह। इस महमूद शाह से इसने परमिशन लेके जो सतगांव और चटगांव वाला क्षेत्र था वहाँ पर इसने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करी।
तो आप ध्यान समझिएगा, बंगाल शासक महमूद शाह। जो बंगाल शासक है महमूद शाह, इससे इसने परमिशन लेकर के मतलब इससे अनुमति लेकर के सतगांव व चटगांव में इसने पुर्तगाली व्यापारिक कारखाने की स्थापना की या पुर्तगाली कोठी की स्थापना की। पुर्तगाली कोठी इस्टेब्लिश की। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो नीनो डी कुन्ना के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से, वो सब यहाँ पर आपके सामने रख दी गई हैं। नीनो डी कुन्ना का अगर आपको दोबारा से बताया जाए तो शासनकाल आपके सामने दिखाया गया है 1529 से 1538। इसने द्वारा एक जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि इसने राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित करा। कब करा? 1530 में करा। 1534 में इसने बसीन को जीता, उस पर अधिकार करा। 1535 में इसने द्वीप को जीता। बंगाल का शासक हुआ करता था इसके समय पर महमूद शाह। इस महमूद शाह से इसने अनुमति लेकर सतगांव व चटगांव वाले क्षेत्र पर पुर्तगाली कोठी की स्थापना की। तो परीक्षा में आपसे इसके विषय में वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। अगर नीनो डी कुन्ना के बारे में सवाल बनता है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बनता है कि किसने पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की, तो वो आपको इसके बारे में याद रखना है। बाकी उसके अतिरिक्त भी मैंने गहराई से आपको कुछ इसके बारे में जितने इसके शासनकाल में इसने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल करी हैं वो सब यहाँ पर दर्शा दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा 1529 से 1538 का। अब 1538 के बाद कौन सा शासक आया? मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वाइसरॉय। कौन से वाइसरॉय? पुर्तगाली। तो हमने अभी ये कहाँ से पढ़ा? नीनो डी कुन्ना 1529 से 1538। तो इसके बाद जो अगला आएगा, ठीक है, वो कहाँ से शुरू होगा? 1538 से, 1538 ईस्वी से। तो 1538 ईस्वी में कौन बना अगला वाइसरॉय? ध्यान से देखिएगा, ये नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, गारसियद, पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, गारसियद नोरोन्हा। ठीक है, तो ये अगला वाइसरॉय बनता है नीनो डी कुन्ना के बाद, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब इसके विषय में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं जो इसने करी हैं। क्या है? इसके साम्राज्यवादी नीति के तहत, ध्यान से सुनिएगा, ये एक साम्राज्यवादी किस्म का शासक था। साम्राज्यवादी मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें अपने क्षेत्र को बढ़ाने की जिज्ञासा हो। ठीक है, साम्राज्यवादी किस्म का नेता था और इसी के तहत इसने शिलोन द्वीप, इस शिलोन द्वीप पर इसने क्या कर लिया था? इस शिलोन द्वीप पर इसने अपना साम्राज्य एक तरह से स्थापित कर लिया था। कैसे साम्राज्य स्थापित कर लिया था? साम्राज्य स्थापित करने का यहाँ पर अर्थात यह है कि इसने श्रीलंका के साथ, श्रीलंका जो है, इसी श्रीलंका को यहाँ पर शिलोन द्वीप कहा गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसने शिलोन द्वीप के साथ जो पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य,
व्यापारिक साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो श्रीलंका के साथ ट्रेड करने की अथॉरिटी है वो केवल पुर्तगालियों के पास है। कुछ इस तरीके का इसने यहाँ पर सिस्टम बना दिया था। ठीक, इसके बाद इसके और क्या महत्वपूर्ण कार्य रहे? इसके बाद इसने दमन, सालसेट, चोल, बंबई, मद्रास, हुगली, ये महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे इसने क्या करा? इसने अपने व्यापार के केंद्र स्थापित करे। व्यापार केंद्र स्थापित करे। क्या करे? व्यापारिक केंद्र स्थापित करे। अगर पुर्तगालियों की बात करी जाए तो पुर्तगालियों का जो सर्वाधिक व्यापारिक संबंध था, सर्वाधिक व्यापारिक संबंध किसका? पुर्तगालियों का। किसके साथ था? तो ये था, आप ध्यान से देखिएगा, विजयनगर वालों के साथ। अभी जब हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। कृष्णा नदी वाला जो क्षेत्र आता है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि भारत का नक्शा जो है इसमें आप इसे दो हिस्सों में बांट लीजिए, उत्तर और दक्षिण में। उत्तर में आप ऐसा समझ सकते हैं कि विजयनगर, और दक्षिण में आप बहमनी साम्राज्य को मान सकते हैं। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य एक तरह से हरिहर और बुक्का, मतलब इसमें ऐसा है, कुछ समझ लीजिए कि एक क्षेत्र पे हिंदुओं का शासन था और एक पे मुसलमानों का। तो इन दोनों के मध्य भी किसी प्रकार की, एक तरह से आप देखेंगे कि किसी प्रकार के युद्ध की जैसे स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो विजयनगर साम्राज्य भी बहुत बड़ी भूमिका रखता है मध्यकालीन भारत में। तो जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो उस समय आप इसको समझ सकेंगे कि विजयनगर साम्राज्य क्या था। तो विजयनगर साम्राज्य वालों के साथ इनके सर्वाधिक व्यापारिक संबंध थे, और ऐसा कहा जाता है कि पुर्तगालियों के साथ विजयनगर के संबंध होने के कारण ही इनके पतन का कारण बना। दो बातें समझना यहाँ पर। विजयनगर साम्राज्य वालों के किसके साथ संबंध थे? पुर्तगालियों के साथ, और यही कारण बनता है विजयनगर के पतन का। और विजयनगर का जब पतन होता है तो विजयनगर के पतन का कारण ही किसका कारण बना? पुर्तगालियों के पतन का भी। किसका? पुर्तगालियों के ही पतन का ही। ठीक है, तो पुर्तगाली पतन का कारण भी क्या बनता है? विजयनगर पतन। और विजयनगर पतन का कारण क्या थे? पुर्तगाली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, एक तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मिस्ट्री थी जो पुर्तगालियों और विजयनगर के बीच में थी, और इन्हीं के साथ इनके सर्वाधिक व्यापारिक संबंध भी थे। तो परीक्षा में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों के सर्वाधिक संबंध किसके साथ थे, है ना। तो इस तरह से आपको ये सब बातें याद रखनी है। या वाइसरॉय गार्सिया नोरोन्हा के समय पर पुर्तगालियों के साथ सर्वाधिक किसके साथ संबंध थे, या श्रीलंका या सिलोन द्वीप के साथ जो व्यापारिक एक तरह से अधिकार प्राप्त था वो कौन से वाइसरॉय के समय में था। तो ये सब बातें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और आगे बात करी जाए तो 1559 ईस्वी में जो पुर्तगाली थे, इन पुर्तगालियों ने किसके ऊपर अधिकार कर लिया था? दमन के ऊपर भी अधिकार हासिल कर लिया था। अभी आपने द्वीप देखा था, तो दमन के ऊपर भी यहाँ अधिकार स्थापित कर लिया इन्होंने, उधर द्वीप पे भी कर लिया। तो आप लोग धीरे धीरे अगर कहानी को पूरा जोड़ रहे होंगे तो वाइसरॉय भले बदल रहे हैं, शासक बदल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल तो सब पुर्तगाली ही हैं। तो एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर भारत पे पुर्तगाली शासन की स्थापना हो रही है, पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार हो रहा है ना। ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कहें तो 1559 में हमने पुर्तगाल के दमन के ऊपर अधिकार के बारे में देख लिया। तो इस प्रकार से अब अगर हम भारत में देखें तो पुर्तगालियों के पास एक बहुत सारा क्षेत्र उनके अधीन आ चुका है। ठीक है, तो बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा हो गया, लेकिन आगे चल कर के भी
ये लोग इस चीज़ को ज़्यादा देर तक नहीं रख पाए। मतलब भले ही इन्होंने कई भारतीय क्षेत्रों पर अपना कब्जा करा, इनकी एक तरह से वर्चस्व भी फैल रहा पुर्तगालियों का, लेकिन आगे चल के इनका पतन हो गया। मतलब डाउनफॉल ऑफ पुर्तगाली हो गया, इनका साम्राज्य डाउनफॉल, ये ज़्यादा देर तक शासन नहीं कर पाए। ठीक है, उसके हम प्रमुख कारण बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा इसमें हमने वाइसरॉय गार्सियत को देख लिया। यहाँ पर हमने आपका दूसरा वाला जो इसका था, ये गार्सियत नोरोन्हा को देखा। इसमें साम्राज्यवादी था, इसने शिलोन द्वीप के साथ पुर्तगाली व्यापारी साम्राज्य बनाया। दमन, सालसेट, चोल, बम्बई, मद्रास, हुगली, इन सब में व्यापारिक केंद्र स्थापित करे। सर्वाधिक व्यापारिक संबंध इनके विजयनगर के साथ थे। ठीक है, 1559 में पुर्तगालियों ने दमन को जीता। ठीक है, और इस प्रकार से आपने देखा कि जो पुर्तगालियों का साम्राज्य है वो कई हद तक फैलता गया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमने वाइसरॉय देख लिए पुर्तगालियों की तरफ से। ठीक है, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है पुर्तगालियों की जो शुरुआत है, जिसमें वास्को डी गामा है और वो गुजराती यात्री है। वाइसरॉय प्रथम कौन है, प्रथम इनकी व्यापारिक कोठी कहाँ बनी। अगर आपने परीक्षा को पास करना है तो इस क्लास में हम जितने आपको चीज़ें लिखा रहे हैं उन सबको आपने लिखना भी है और उनको कंठस्थ भी करना है। और फिर आप परीक्षा भवन में जब बैठेंगे तो सारे सवाल आपके सामने ही होंगे जो आपने पहले से पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए अब हम पुर्तगालियों के विषय में हम लोग महत्वपूर्ण बातें सारी देख चुके हैं और कुछ इनकी जो विशेषताएं थी या इन्होंने पद्धति या कुछ पॉलिसीज इनके द्वारा शुरू करी गई थी उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो पुर्तगालियों के द्वारा एक पद्धति शुरू करी गई थी जिसका नाम था कार्ट्स पद्धति। अब आप लोग इस कार्ट्स पद्धति को ध्यान से समझिए। पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लिखेंगे इस चीज़ को। देखो, आप सभी जान चुके हैं कि समुद्र में एक तरह से ये लोग अपने आप को ही मानने लग गए हैं कि सबसे बड़े सर्वशक्तिशाली हम ही हैं। तो समुद्री व्यापार के लिए पुर्तगाली लोगों ने एक तरह से एक लाइसेंस जारी किया, या एक तरह से आप बोलेंगे कि एक क्या कहेंगे आप उसको, परमिट कह सकते हैं। आप एक परमिट जारी करा और इसी चीज़ को क्या कहते थे, कार्ट्स पद्धति। अब भाई इसका मतलब क्या था, इसको जरा ध्यान से समझिए। मतलब अगर कोई भी भारतीय जहाज या कोई भी अरबी जहाज भारत से समुद्री मार्ग के रास्ते व्यापार करने जा रहा है तो उसको एक तरह से एक परमिट लेना होता था और उसी को कहा जाता था कार्ट्स पद्धति। और ये पद्धति के तहत कार्ट्स पद्धति का जो परमिट होता था इसको देता कौन था, ये देते थे पुर्तगाली लोग। और ये हासिल करना इम्पॉर्टेंट था, मैंडेटरी था। इस बात को आप इस तरह से मान सकते हैं कि अगर आज आपको भारत के अंदर कोई भी वाहन चलाना है, चाहे 2 पहिया है या 4 पहिया है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। अदरवाइज आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, फाइन इम्पोज हो जाएगा, तरह तरह की लीगल आपके ऊपर बाउंडेशन लगा दी जाएंगी। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कार्ट्स पद्धति थी। अगर कोई भी, चाहे भारतीय है चाहे कोई अरबी व्यापारी है, अगर वो जहाज सागर में लेकर के जा रहा है व्यापार के उद्देश्य से, तो भाई उसको पुर्तगालियों से ये परमिट प्राप्त करना होगा। और उसमें सारी जानकारी दी जाती थी कि कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। और इनके साथ जो भी जहाज जा रहा है जिसने परमिट ले लिया ये कार्ट्स पद्धति वाला, उनके साथ एक पुर्तगाली जहाज भी जाएगा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है आपके लिए जो परीक्षा की दृष्टिकोण से जानने की जरूरत है कि कार्ट्स पद्धति क्या था। ठीक है, तो आप देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको लिखा देता हूँ, हिंद महासागर पर नियंत्रण। ठीक है, हिंद महासागर पर नियंत्रण। अब इसी में इन्होंने क्या करा था कि अरबी या भारतीय व्यापारिक जहाज
व्यापारिक जहाज बिना कार्ड्स पद्धति, ध्यान से देखिएगा, सागर में नहीं जा सकता। एज सिंपल, इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता ना, मैंने आपके लिए लिख दिया। ठीक है, तो अरबी या भारतीय व्यापारिक जहाज है, उसे बिना कार्ड्स पद्धति वो सागर में नहीं प्रवेश कर सकता, वो अपना नहीं जा सकता। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसमें से महासागर या सागर से जो एक तरह से इनका ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उसमें अगर कोई अपना जहाज लेकर के जा रहा है तो उसके लिए सबसे पहले उसको कार्ड्स पद्धति लेनी होगी। ठीक है, तो बस यही कहानी थी इनके बारे में। जो कार्ड्स पद्धति एक पुर्तगालियों का एक महत्वपूर्ण, इन्होंने समुद्री व्यापार के ऊपर एक तरह से पुर्तगाली लोग अपना नियंत्रण को बरकरार रखना चाहते थे और उसी के लिए इन्होंने कार्ड्स पद्धति का शुरुआत किया था, जिसके तहत हिंद महासागर पर इन्होंने कंप्लीट रूप से कंट्रोल रखा था। और उसमें अरबी या भारतीय व्यापारी कोई भी जहाज अगर वो व्यापारिक के उद्देश्य से जा रहा है तो उसको कार्ड्स पद्धति के तहत परमिट हासिल करना इम्पोर्टेंट होता था। ठीक है, कार्ड्स पद्धति हम लोग समझ चुके हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। अब हमारे सामने एक महत्वपूर्ण बात आती है कि पुर्तगालियों के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया, उनके जो जो महत्वपूर्ण पॉलिसी थी हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से, हमने वो चीज़ें भी देख ली। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रभाव। प्रभाव का मतलब इम्पैक्ट अंग्रेजी में कहेंगे तो, या इस चीज को आप ऐसे समझिए, यदि आप फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, अगर आप किसी भी देश में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं आप जब किसी अन्य देश में जा रहे हैं या अन्य किसी प्रदेश में जा रहे हैं जहाँ की वेशभूषा, रहन सहन, खान पीन बिल्कुल अलग तरीके का है, और आप ऐसी जगह चले जाते हैं और लगभग 2, 3, 4 या 10-15 साल वहाँ गुजारने के बाद आप वापस अपने प्रदेश में या अपने आप बेसिक होम टाउन में आते हैं, तो आपके अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन आ चुका होता है। क्यों? क्योंकि आप जिस नई जगह पर रह के आए हैं वहाँ का थोड़ा हाल चाल, वहाँ की बोली भाषा, वहाँ का रहन सहन, खाना पीना में आपके ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ चुका होगा। तो ठीक इसी तरह जब ये पुर्तगाली लोग भारत में आ रहे हैं तो भारत में कुछ परिवर्तन तो हुआ होगा, डेफिनेटली है। जब ये लोग यहाँ आ रहे हैं, शासन कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने द्वारा स्थापित करी गई कुछ बातें भी यहाँ पर लागू करी होंगी, और जिससे भारत के समाज में कुछ न कुछ हमें बदलाव देखने को मिले होंगे। तो भारत पर पुर्तगाली प्रभाव को हम अब देखेंगे कि पुर्तगाली लोगों का भारत आगमन होने से या भारत में इनका जो एक शासन रहा या इन्होंने भारत में अपना समय व्यतीत करा, इससे भारत के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ क्या क्या चीज़ें हुई नई, या कौन कौन सी नई चीज़ों का भारत में एंट्री हुआ, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा, पुर्तगालियों का भारत पर प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि भारत व जापान, भारत व जापान के मध्य जो व्यापार हुआ, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। किसको जाता है? पुर्तगालियों को। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, और क्या प्रभाव पड़ा भाई? 1540 ईस्वी, 1540 ईस्वी तक, ठीक में, पुर्तगालियों ने गोवा में जितने भी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ये लिख दिया है मैंने। पुर्तगालियों ने 1540 तक में जितने भी गोवा में हिंदू मंदिर थे उन सब को
क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। ठीक, और क्या क्या प्रभाव डाला इन्होंने यहाँ पर। 1560 ईस्वी में 1560 ईस्वी में इन पुर्तगालियों ने गोवा में क्या बनाया, एक ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, देखिएगा। ईसाई धार्मिक न्यायालय। ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना 1560 में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में कर दी गई। अब धार्मिक न्यायालय से आप समझिए कि वहाँ पर उन्हीं के धर्म के लोग न्यायदाता बनकर बैठेंगे। हम सभी जानते हैं आज हमारे भारत के जितने भी न्यायालय होते हैं, जितने भी जुडिशियरी सिस्टम है, वहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं रिफ्लेक्ट करते, या हमारे जो भी यहाँ पर जितने भी न्यायालय हम उसमें कहते हैं हिंदू धार्मिक न्यायालय या मुस्लिम धार्मिक या ईसाई या है ना सिख, इस तरह का तो हम नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष धार्मिक समुदाय को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा जा रहा है और उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर एक न्यायालय बना दिया गया है। तो ईसाई धार्मिक न्यायालय कब बनाया गया, पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया, 1560 ईस्वी में बनाया गया, कहाँ बनाया गया, गोवा में बनाया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कभी भी सवाल में, इस सवाल को आपकी परीक्षा में डाला जा सकता है। ठीक है, अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आपको सुनने में अब अच्छी लगेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि 1605 में, आप ये सब चीज़ें नोट भी करते रहिएगा, मैं यहाँ पर सब आपको लिखवा रहा हूँ। 1605 ईस्वी में भारत में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि पुर्तगालियों की साइड से क्या क्या आता है। पहले भाई यहाँ आता है तंबाकू। क्या आता है, तंबाकू। ठीक है, तो भारत में अगर आप कहेंगे कि तंबाकू लाने का जो क्रेडिट है वो किसको जा रहा है, आप ही के ये पुर्तगालियों को जा रहा है, पुर्तगालियों को जा रहा है। तो भारत में तंबाकू कौन लाए थे भाई, पुर्तगाली लाए थे। ठीक है, और थोड़ी सी और डिटेल में अगर हम इसकी जाएं तो ये पुर्तगाली जो सबसे पहले तंबाकू का एक तरह से पौधा लाए थे। ठीक है, और ये किसके लिए लाए थे, ठीक है, जहांगीर के काल में लाए थे। ये जहांगीर के काल में, जिस समय यहाँ पर जहांगीर का शासन था, तो जहांगीर काल मतलब समय। ठीक है, जहांगीर के काल में लाए थे। ठीक है, एक तंबाकू का पौधा लेकर के आए थे। और क्या क्या चीजें लाए भाई पुर्तगाली, ये याद रखिएगा। 1605 ईस्वी में तंबाकू आया, और बाकी क्या क्या चीजें लाए पुर्तगाली भारत में। ठीक है, जिसे हम कहते हैं भुट्टा। ठीक है, और पपीता। ठीक है, और अनानास। ठीक है, और बादाम। ठीक, संतरा। ठीक है, काजू, मूंगफली, अमरूद। ठीक है, लीची। ठीक है, पपीता इत्यादि। तो ये सभी चीजें कई देशों से जो है हमारे देशों में लाई गई, किसके माध्यम से, वाया पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों का ही इन सब चीजों के लिए एक तरह से श्रेय दिया जाता है, उन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है कि भाई ये सब चीजें वही लेके आए। तो 1605 ईस्वी में तंबाकू लेकर के यही आए थे। किसके समय पर लेके आते हैं, जहांगीर के समय पे। कौन, पुर्तगाली, और एक तंबाकू का पौधा लेकर के आते हैं। ठीक है, और ये बात आप समझ चुके हैं। उसके बाद हमने कुछ देखे जिसमें भुट्टा होता है, जिसे आप मक्का भी कह सकते हैं। पपीता लाया गया, अनानास, पाइनएप्पल, बादाम लाए गए, आमंड्स जो कहते हैं, संतरा, काजू, मूंगफली, अमरूद, लीची, पपीता, इस तरह की चीज़ें, ये सब चीज़ें भारत में पुर्तगालियों की ही देन है।
तो उम्मीद है आप सभी को बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, ठीक है, और इन सब चीज़ों को आप लिखते भी चलेंगे। तो यहाँ तक आप लोग बातें देख चुके हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पूरा पुर्तगालियों को अच्छे से समझ चुके हैं, इनके क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रही, क्या गवर्नर जनरल जो भी कुछ है इनके, हम लोग गवर्नर जनरल तो नहीं कहेंगे, हम इनके वॉइसरॉय कहेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं जितना हमने इनके बारे में समझना था। अब भाई इनका समय आ गया है किसका, पतन का। अब पुर्तगालियों का डाउनफॉल कर देते हैं, देखते हैं इनका डाउनफॉल कैसे हुआ। पुर्तगाली का डाउनफॉल मतलब जो इन्होंने यहाँ पर शासन कर रखा है, भारत में जो इनका हुकूमत चल रहा है एक तरह से, अब उसका समाप्ति का समय आ गया है। तो इसका अगर हम बोलें कि भारत में पुर्तगालियों का जो पतन हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था, ध्यान से सुनिएगा। पुर्तगाल का किसके साथ, स्पेन के साथ, पुर्तगाल का स्पेन के साथ विलय हो गया, मतलब दोनों को एक कर दिया गया, का विलय हो गया, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। और जो ये स्पेन था, अब पुर्तगाल और स्पेन तो एक हो गया, और जो स्पेन का शासक था इसका नाम था फिलिप। क्या नाम था भाई, इसका नाम था फिलिप। अब ये जो फिलिप था इसके अधीन अब एक तरह से आप समझ लीजिएगा कि पुर्तगाल हो गया, या स्पेन के अधीन अब पुर्तगाल को कर दिया गया, और स्पेन जो पुर्तगाल के अधीन हो चुका है, या पुर्तगाल जो स्पेन के अधीन हो चुका है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, ये डायरेक्टली अब फिलिप के अंडर आ गया, ठीक है। कब हुआ, 1640 ईस्वी में, 1640 ईस्वी में हुआ, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक। और इसी समय क्या होती है, एक बात होती है कि पुर्तगाल प्लस स्पेन, इनका एक व्यापारिक जहाज कहाँ आ रहा होता है, ठीक है, अर्मीडा नाम का, इनका एक व्यापारिक जहाज अर्मीडा नामक आ रहा होता है। और इस जहाज को कौन लूट लेते हैं, कौन लूट लेते हैं इसको, ब्रिटेन, इसको लूट लिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। अब जब ब्रिटेन के द्वारा इसको लूट लिया गया तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं कि पुर्तगालियों की शक्तियों का यहाँ पर समाप्ति आप मान सकते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में आप सभी को मालूम है कि जब एक जीतता है और एक हारता है तो जो हार जाता है उसका उस वाले क्षेत्र से एक तरह से शासन समाप्त हो सकता है। आपने ये पहले भी देखा कि अरबों को जब कब्राल ने हराया था तो उस समय हमने वही चीज़ देखी थी, ठीक है। ठीक वही चीज़ यहाँ पर पुर्तगालियों के साथ भी हो रही है। जो अर्मीडा नामक जहाजी बेड़ा आ रहा है उसको ब्रिटेन के द्वारा लूट लिया जाता है, और इसी के साथ जो पुर्तगाल का जो एक तरह से एशियाई क्षेत्र पर जो वर्चस्व स्थापित था उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से पतन का आरंभ हो चुका होता है, ठीक है। बात समझ में आई आपको, मैंने आपको यहाँ पर बताया पुर्तगाल और स्पेन का एक अर्मीडा नामक जहाज आ रहा था जिसको ब्रिटेन के द्वारा लूट लिया गया, और यहाँ तारीख लिख लीजिएगा ये कौन सी थी, 1558 ईस्वी में, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब ब्रिटेन के साथ जब ये युद्ध हुआ और ये इन्होंने इसको लूट लिया तो आगे चल कर के एक इनके बीच में एक ट्रीटी होती है। देखिए मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। एक ट्रीटी हुई, संधि हुई, जैसे हिंदी में आप लोग संधि भी कह सकते हैं। किस किस के मध्य हुई भाई ये संधि, ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटेन, ठीक है, आ रही बात समझ में। एंड पुर्तगाल के मध्य एक संधि होती है, और इस संधि में क्या होता है कि पुर्तगाल और ब्रिटेन के मध्य जो व्यापारिक
शत्रुता नहीं होगी, व्यापारिक शत्रुता नहीं होगी। ठीक है, इस संधि में इस बात का जिक्र होता है, इस बात में दोनों की तरह से अप्रूवल होती है। ठीक है, और इस ट्रीटी का नाम क्या था ये ध्यान रखिएगा आप, मैड्रिक की संधि। इसी को कहा गया मैड्रिक की संधि, मैड्रिक की संधि। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुर्तगाल का स्पेन के साथ विलय हो जा रहा है, और जो उनका एक अर्मिडा नामक जो बेड़ा जहाज का यहाँ आ रहा है, इसको ब्रिटेन के द्वारा लूट लिया गया है। और इसी लूट के साथ जो पुर्तगालियों का एक जो व्यापारिक एकाधिकार था यहाँ, वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगा था, और इसी के लिए आगे चल करके मैड्रिक की संधि होती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपकी इसकी डेट नहीं लिखी, ये मैड्रिक की संधि हुई थी आपकी 1630 ईस्वी में। ठीक है, मैड्रिक की संधि 1630 ईस्वी में होती है। ब्रिटेन और पुर्तगाल के मध्य जो भी व्यापारिक शत्रुता है कि वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हम पुर्तगाल के पतन का कारण पढ़ रहे हैं, तो हमने पहला ये देख लिया। और पतन के कारण में क्या क्या चीजें हैं, आइए उसी को समझते हैं कि 1595 और 1596 अब भारत में कौन आ रहे हैं? डच। कौन आ रहे हैं भाई? डच आ रहे हैं। ठीक है, कौन आ रहे हैं? डच आ रहे हैं। और ये जो डच आ रहे हैं, इन्होंने भारत में आकर पुर्तगालियों को कई तरीके से हराया, या पुर्तगालियों और डचों के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में डचों की जीत हुई, और इन्होंने कई सारे क्षेत्र पुर्तगालियों से जीत लिए। कौन कौन से क्षेत्र जीते, एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। 1641 ईस्वी में कौन सा क्षेत्र जीता भाई? मलक्का दुर्ग जीता, मलक्का दुर्ग जीता, मलक्का दुर्ग जीता। उसके बाद क्या जीता? 1698 ईस्वी में जो श्रीलंका के साथ, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पुर्तगालियों का एक एकाधिकार व्यापार वाला सिस्टम था कि केवल पुर्तगाली ही इनके साथ व्यापार कर सकते थे, उस वाली चीज को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक, आगे चल कर के 1663 ईस्वी में, 1663 ईस्वी में मालाबार के ऊपर डचों ने जीत हासिल कर लिया, पुर्तगालियों के ऊपर से जीत लिया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये 1600 वाला समय आ गया है, 1663, इस समय पर यहाँ पर एक तरह से अंग्रेज भी भारत में आ चुके हैं। ठीक है, और 1612 में ही, 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत के ऊपर अपना अधिकार हासिल कर लिया। ठीक है, 1622 में जो फारस की खाड़ी थी, आप सभी को याद होगा कि जो फारस की सेना की सहायता से पुर्तगालियों का जो प्रमुख केंद्र था, आर्मज द्वीप, इसको भी जीत लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो पहले से एक मुगल और जो मराठा जो थी शक्ति, वो भी, ठीक है, पुर्तगालियों का विरोध करती है। अभी मुगल और मराठा की क्या कहानी थी उसको देखिए। मुगल मराठा का जो विरोध था, इसमें भी इन लोगों ने पुर्तगालियों से कई क्षेत्रों को जीता। जैसे हुगली, आपने शुरू से सुना, हुगली जो था एक तरह से व्यापारिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण था पुर्तगालियों का। ठीक है, और जो ये पुर्तगालियों का जो ये हुगली था, इसको शाहजहां के द्वारा एक तरह से जीत लिया गया। ठीक है, तो एक तरह से पुर्तगालियों के हाथ से हुगली भी निकल गया। ठीक है, और क्या बात हुई भाई इसमें? जो मराठा थे, इन मराठाओं ने पुर्तगालियों से सालसेट,
और बसीब को जीत लिया। ये भी पुर्तगालियों के हाथ से जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके पुर्तगालियों के हाथ से सारे क्षेत्र जा रहे हैं। कहीं एक तरफ से डच आक्रमण करके जीत रहे हैं, कहीं एक तरफ से अंग्रेज जीत रहे हैं, कहीं यहाँ पर पहले से जो मुगल मराठा शक्ति हैं वो लोग भी कुछ क्षेत्रों को जीत रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण घटना कि 1661 ईस्वी में जो पुर्तगाली राजकुमारी थी, यहाँ पर देखो है, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात है, जो 1661 ईस्वी में एक पुर्तगाली महारानी थी, महारानी नहीं राजकुमारी, सॉरी, पुर्तगाली राजकुमारी थी। इस पुर्तगाली राजकुमारी का नाम क्या था? कैथरीन। इस कैथरीन का विवाह करा दिया जाता है। किससे करा दी जाती है? कैथरीन वेड्स किससे हो गई भाई इसकी शादी? इसकी शादी हो गई जो ब्रिटेन का सम्राट था। अब ब्रिटेन सम्राट कौन था? ब्रिटेन सम्राट, इसकी शादी करा दी जाती है ब्रिटेन सम्राट से जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। किससे? चार्ल्स द्वितीय या चार्ल्स सेकंड। ठीक है, इसके साथ इसका विवाह करा दिया। तो आप सभी को मालूम है भाई दहेज, डाउरी। तो डाउरी में भाई साहब ने, पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को क्या दे दिया? बम्बई। सोचिए, दहेज में बम्बई दे दिया भाई। तो यहाँ से कुछ चीज़ें भैया दहेज में जा रही हैं, कुछ चीज़ों को अंग्रेज जीत रहे हैं, उधर से डच भी आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो पुर्तगालियों का जो एक तरह से पतन है वो यहीं से आप लोग मान सकते हैं कि ये कुछ प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं कि पुर्तगालियों का एक तरह से यहाँ पर पतन हो रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया कि एक तरफ से यहाँ पर अंग्रेज भी या इंग्लिश मैन जिन्हें हम कह रहे हैं ये भी आ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की भी आप मान के चलिए लगभग 1599 में स्थापना हो चुकी है। ठीक है, आ रही है आप सभी को बात समझ में? तो ये सब कुछ प्रमुख कारण रहे पुर्तगालियों के पतन के, यहाँ पर आप सारा देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसमें हम लोगों ने पूरा देख लिया पुर्तगालियों के बारे में, क्या क्या उनकी कहानी थी, कैसे क्या क्या, कब कब कैसे क्या क्या हुआ, ये सब बातें आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। इस पूरे वीडियो में आपको सारी बातें दिखा दी गई हैं, समझा दी गई हैं क्लास में। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे कि जो पुर्तगाली थे, जो ये पुर्तगाली हैं, इनकी हम लोग यहाँ पर हमने क्या देखा कि भारत में आ रहे हैं। तो इनकी एक महत्वपूर्ण चीज़ तो हम लोगों ने देखी नहीं अभी तक, और वो चीज़ मैंने जानबूझ के आप लोगों को स्टार्टिंग में नहीं बताई ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, अब हम उस चीज़ को लास्ट में समझ लेंगे, क्योंकि पुर्तगाल के बारे में हम लोग लगभग पूरा का पूरा समझ चुके हैं, ये लोग किस तरह से भारत में यहाँ पर आकर के शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग भारत में जब आ रहे हैं तो भाई इनकी कंपनी तो होगी ही। तो इनकी कंपनी का नाम क्या रखा गया था? मैं यहां लिख देता हूं, इस्तादो द इंडिया, इस्तादो द इंडिया। ठीक है, और कब ये एस्टैब्लिश करी गई थी ये आप सभी को मालूम होगा, 1498 ईस्वी में। ठीक है, या इसी कंपनी का एक और नाम भी कहते हैं, और हिंदी में या क्या कहते हैं? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने जो भारत में आकर के अपना जो शासन करा है, जो कंपनी रही है, उसका नाम क्या है? इस्तादो द इंडिया, और इसकी स्थापना की गई है 1498 में, और इसी कंपनी का नाम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी रखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद धीरे धीरे करके कहानी को देखेंगे कि आगे कौन कौन
कैसे कैसे कब भारत आ रहा है। मुख्यतः रूप से पुर्तगालियों के बाद जो अब हम पढ़ेंगे, अगली शक्ति आएगी हमारे सामने डच। कौन आएंगे भाई? डच। फिर डचों के बाद हमारे सामने कौन आएंगे? ब्रिटेन, जिसे आप लोग अंग्रेज भी कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे आपका कौन? डेनिस, ठीक है। फिर डेनिस के बाद हम लोग क्या देखेंगे? फ्रांसीसी। फिर फ्रांसीसी के बाद हम लोग किसको देखेंगे? स्वीडन को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखनी है। तो ये हमने देखा था यहाँ पर पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगालियों के बाद डच, डच के बाद ब्रिटेन, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडन। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जैसे जैसे करके ये एक एक करके ये यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही हैं। शुरू में इन्होंने क्या करा, मैं आपको थोड़ी सी एक भूमिका बना देता हूं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। शुरू में इन लोगों ने क्या करा कि इन लोगों ने यहाँ के जो राजा महाराजा थे, जो यहाँ के राजा थे या शासक थे जो यहाँ पर, इनको आपस में लड़ाया। क्या करा? आपस में लड़ाया। आपस में लड़ाया अपने व्यापारिक फायदे के लिए, इन सभी यूरोपीय कंपनियों ने। और एक समय ऐसा आया कि बाद में ये लोग खुद लड़ने लग गए। क्या? खुद ही लड़ने लग गए, खुद लड़ने लगे, ठीक है। खुद लड़ने लग गए, और खुद लड़ने लग गए तो आपस में इन सब की लड़ाई होती है, और इन सब में से जीत करके सामने कौन निकलता है? आप सभी को वो नाम अच्छे से याद होना चाहिए, ब्रिटेन, या जिसे आप लोग अंग्रेज कहते हैं, या इसी को आप ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो इन सब में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन निकलते हैं? ये ब्रिटिश निकलते हैं, और जो लगभग 200 ईयर तक भारत पर शासन करते हैं, ठीक है। 200 ईयर तक भारत में शासन करते हैं, और 1947 में इनसे हमको आज़ादी मिलती है। तब जाकर के हमारा भारत आज़ाद होता है इनकी हुकूमत से। तो आप लोग इसी कहानी में बने रहिए, हम लोग आगे पूरा देखेंगे। अभी हमने केवल और केवल पुर्तगालियों को समझा, इसके बाद हम डच को समझेंगे, फिर ब्रिटेन को, फिर डेनिस को, फिर फ्रांसीसियों को, फिर स्वीडन को। फिर इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर अंग्रेज जब हुकूमत कर लेंगे तो यहाँ पर वो क्या क्या तरीके से, किस तरीके से अपने अंधे कानून बनाते हैं, यहाँ की जनता का शोषण करते हैं, तमाम चीज़ें जितने भी हैं वो सब हम समझेंगे, ठीक है। तो इतना आगे अभी हम नहीं जाते हैं, अभी हम लोग इसको कक्षा को यहीं पर समाप्ति की ओर रखते हैं, और इसके बाद वाली कक्षा में हम लोग डचों का आगमन देखेंगे और किस तरह से डचों ने पुर्तगालियों को हराया। आप लोग देख ही चुके हैं, कई क्षेत्रों पे उन्होंने अपनी जीत हासिल करी, और डचों के विषय में ज़्यादा नहीं है, हम थोड़ी बहुत चीज़ें उनके बारे में देखेंगे, क्या क्या उन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य किए, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को कक्षा से सहायता मिल रही होगी, और आप लोग अपनी परीक्षा से संबंधित जितने भी आपके नोट्स हैं उनको आप सुचारू रूप से बना रहे होंगे। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।